सातवीं अध्याय में आपका स्वागत है। क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर अस। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम थिंकिंग, सॉल्यूशन। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप किसी भी बात में बिलीव करते हो तो क्यों करते हो, और बिलीव नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो? वो क्या रीज़न है कि हम किसी इंसान पर या उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं या नहीं करते हैं? क्या ऐसा नहीं होता कि कई बार हम फेक इंसान पर और फेक न्यूज़ पर यकीन कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं, और कई बार करेक्ट पर्सन और करेक्ट पॉइंट को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वह हमें सही नहीं लगता। कभी कोई किसी को इन्वेस्टमेंट के नाम से लूट लेता है तो कोई कभी झूठे प्यार के नाम पर धोखा दे देता है। इंडिया में ऐसे कितने ही बाबा लोग हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं कि वो धर्म के नाम पर लोगों को ठगते थे और अय्याशी करते थे, और पता नहीं ऐसे कितने ही बाबा अभी भी सोसाइटी में घूम रहे होंगे। पॉलिटिशियन भी डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड जॉब्स के नाम पर वोट मांगते हैं और लोग वोट भी देते हैं, लेकिन जीतने के बाद ज़्यादातर नेता जो कभी दिखाई नहीं देते और ना ही अपने वादों को कभी पूरा करते हैं। हॉस्पिटल्स में जाओ तो वहाँ भी ऐसे डॉक्टर्स मिलते हैं जो छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बताकर पैशन से पैसे ऐंठ लेते हैं। एक्चुअली ये सब एक चीज़ की कमी के कारण, या यूँ कहिए एक स्किल की कमी के कारण होता है, और उस स्किल को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन या बात को एक्सेप्ट करने से पहले उस इंफॉर्मेशन की एवेल्यूएशन करना, उसमें लॉजिक ढूंढना, रीजनिंग करना, सवाल करना और उसको डिफरेंट एंगल से देखना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना, इसे ही क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। जिस पर्सन में क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी से फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सी बात फैक्ट है और कौन सी बात फेक है। एक्ट लाइक अ जज ऑफ अ कोर्ट रूम। क्रिटिकल थिंकिंग को बेटर तरीके से समझने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं जब कोर्ट में कोई केस आता है तो जज उसका वेरीडाइट फैसला सुनाने से पहले क्या करता है? क्या जज साहब बिना किसी एविडेंस और लॉजिक के ही अपना फैसला सुना देते हैं? क्या जज साहब वकील और गवाह की बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सबूत के? क्या एक ही पार्टी की बात सुनकर जज अपना फैसला सुना देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जज अपना फैसला सुनाने से पहले सारे सबूत देखता है, दोनों पार्टीज के लॉयर को सुनता है और गवाहों को भी सुनता है। देन जिसके लॉजिक और एविडेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं उसके हक में फैसला सुनाया जाता है। जज के लिए दोनों पार्टीज इक्वल है। जज कभी भी पार्टिकली और एक तरफा नहीं सोच सकता, उसको नेचुरल रहना पड़ता है। इन सेम वे आपको भी किसी भी इंफॉर्मेशन या ओपिनियन को एक्सेप्ट करने से पहले उसमें कितनी सच्चाई है उसका पता लगाना चाहिए, जिसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का सिंपल सा अर्थ है किसी भी बात को न तो एज इट इज एक्सेप्ट करो और ना ही उसे सारे एक्सेप्ट पहलू देखे बिना उसे रिजेक्ट करो, क्योंकि करेक्ट डिसीजन लेने के लिए आपको इरोगेटिव अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रोबिंग करना, सवाल करना। जैसे पुलिस सच का पता लगाने के लिए इंट्रोगेशन करती है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोबिंग से ही शुरू होती है। अगर पुलिस प्रोबिंग नहीं करेगी या इंट्रोगेट नहीं करेगी तो कैसा पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्योंकि हम जो देखते हैं, सुनते हैं और सोचते हैं वो हमेशा सही नहीं होता और गलत भी नहीं होता। विच फैक्टर्स डैमेज क्रिटिकल थिंकिंग द मोस्ट? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज कर देते हैं? वैसे क्रिटिकल थिंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर होती है, लेकिन सभी लोग इसे डेवलप नहीं कर पाते। इनफैक्ट दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन क्रिटिकल थिंकिंग को ओवर पावर कर लेता है, यानी कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को यूजलेस बना देते हैं, और वो दो फैक्टर्स है बिलीफ सिस्टम एंड प्रेजुडिस। पूर्वग्रह। बिलीफ सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ये हम इसी बुक के पावर ऑफ थॉट्स चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिलीफ सिस्टम एंड प्रेजुडिस क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डैमेज करते हैं। एक्चुअली जो बात हमारे बिलीफ सिस्टम, फैथ और सोच से मिलती है उसे हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही उसमें कोई लॉजिक हो या ना हो। जो बात हमारे बिलीफ सिस्टम, फैथ और सोच से नहीं मिलती है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, भले ही वो लॉजिकल और करेक्ट हो।
आप 3 इडियट्स मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए। उस मूवी में फरहान कुरैशी नाम का एक कैरेक्टर है जिसे फोटोग्राफी करना पसंद होता है, लेकिन उसके फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। एक बार रांचो फरहान के घर जाता है तो उसकी फोटोग्राफी से इम्प्रेस होकर फरहान के फादर से कहता है कि आप इसे इंजीनियरिंग क्यों करवा रहे हैं, इसे तो फोटोग्राफर बनना चाहिए। लेकिन फरहान के फादर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो रांचो को फरहान से दूर रहने को कह देते हैं। हालांकि रांचो का पॉइंट लॉजिकल था, किसी भी पर्सन को अपनी हॉबी को एज अ प्रोफेशन चूज करना चाहिए। ऐसा करने से वो उस काम को करते हुए कभी बोर नहीं होता और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इंडियन पेरेंट और टीचर में क्रिटिकल थिंकिंग की कमी की वजह से किड्स राइट कैरियर चूज नहीं कर पाते हैं और अपनी पूरी लाइफ उस काम को करने में बिता देते जो उनका पैशन था ही नहीं। दैट्स व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज क्रूशियल फॉर आवर लाइफ। प्रीजुडिस क्या होती है और ये क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे अफेक्ट करती है? सेकेंड फैक्टर्स जो क्रिटिकल थिंकिंग को मैक्सिमम अफेक्ट करता है वो है प्रीजुडिस। किसी पर्सन, कम्युनिटी या किसी भी चीज़ के बारे में कोई पूर्व धारणा या ओपिनियन रखना जिसका फैक्ट्स एंड लॉजिक से कोई लेना देना नहीं, उसे प्रीजुडिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी को जज कर लेना, जैसे ये तो ऐसा है वैसा है। ऐसी अनरियल और मनगढ़ंत सोच के ही प्रीजुडिस कहा जाता है। जब हम किसी के बारे में प्रीजुडिस रखते हैं तो फिर हमें उस इंसान की सिर्फ कमियां और बुराइयां नजर आती है। स्पेशली धर्म और राजनीतिक के मैटर में प्रीजुडिस का बहुत बड़ा रोल होता है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग धर्म और राजनीतिक के नाम पर लड़ते हैं वो सब प्रीजुडिस के शिकार है। उन्हें ना तो अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी होती है और ना ही दूसरों के धर्म के बारे में। एक्चुअली प्रीजुडिस एक प्रकार का वायरस है जिससे हमारी सोच करप्ट हो जाती है। प्रीजुडिस से रिलेटेड एक हार्ट टचिंग स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने मन में किसी के लिए प्रीजुडिस नहीं आने देंगे। स्टोरी ऑफ प्रीजुडिस। एक ईगल और उसके 3 चूजे थे। एक दिन चूजों ने उसकी माँ ईगल से एक अजीबोगरीब डिमांड करते हुए कहा कि उन्हें इंसान का मांस खाना है। मदर सीगल ने कहा कि इंसान का मांस मिलना नामुमकिन है क्योंकि जिंदा इंसान का मांस नोच नहीं सकती और मुर्दा इंसान की लाश मिलती नहीं है। लेकिन चूजों ने बहुत जिद की कि खाएंगे तो इंसान का मांस, नहीं तो कुछ नहीं खाएंगे। ईगल्स उनकी जिद के आगे मजबूर होकर इंसानी मांस की तलाश में निकल पड़ी। ईगल्स दिन भर यहाँ से वहाँ भटकती रही लेकिन उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला, इसलिए वो एक मरी हुई गाय का मांस नोच कर ले आई। जैसे ही उसने चूजों के सामने गाय का मांस रखा उन्होंने खाने से मना कर दिया। ईगल्स ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और रात भर भूखे रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग ईगल्स फिर से इंसानी मांस की तलाश में निकल पड़ी। दूसरे दिन भी वो यहाँ वहाँ भटकती रही लेकिन उसे कहीं भी इंसान का मांस नहीं मिला, इसलिए वो एक मरे हुए सुअर का मांस नोच कर ले आई। लेकिन चूजों ने उसे भी खाने से मना कर दिया। ईगल्स ने उनको बहुत समझाया लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। आधी रात निकल गई थी और चूजों 2 दिन से भूखे थे। मदर सीगल ने देखा कि ऐसे में तो चूजे मर जाएंगे, इसलिए उनकी डिमांड पूरी करने के लिए उसने एक प्लान सोचा। उसने गाय के मांस को एक मंदिर में फेंक दिया और सुअर के मांस को एक मस्जिद में फेंक दिया। जैसे ही हिंदुओं को पता चला कि मंदिर में गाय का मांस पड़ा है उन्होंने सोचा कि यह मुसलमानों ने किया है और मुसलमानों को लगा कि जरूर हिंदुओं ने सुअर का मांस मस्जिद में डाला है। देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और दंगे भड़क गए। पूरे शहर में चीख पुकार मचने लगी और कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोगों की दंगे में दर्दनाक मौत हो गई। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। वो ईगल एक इंसान की लाश पर बैठे उसका मांस नोचा और ले जाके अपने चूजों को दे दिया। कहा, तुम इंसान का मांस खाना चाहते थे, ये लो इंसान की मांस, जी भर कर खाओ। चूजों ने पूछा, माँ ये कैसे पॉसिबल हुआ? ईगल्स ने कहा, जब तक इंसान एक दूसरे से धर्म के नाम पर नफरत करते रहेंगे यही आपस में लड़ते और मरते रहेंगे। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ना तो हिंदुओं ने सुअर के मांस मस्जिद में फेंका और ना ही मुसलमानों ने मंदिर के मांस गाय का मांस फेंका। तो फिर और मुसलमान में दंगे क्यों हुए? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है प्रेजुडिस। लोगों के मन में एक दूसरे के धर्म के लिए जो नफरत पहले से मौजूद है उसे ही प्रेजुडिस कहते हैं और प्रेजुडिस हमारी क्रिटिकल थिंकिंग और सोचने की शक्ति को डैमेज कर देती है। सोशल मीडिया एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आज के इस सोशल मीडिया के दौर पे क्रिटिकल थिंकिंग मच नीडेड है बिकॉज सोशल मीडिया से हमारी थिंकिंग स्किल ड्रास्टिकली डैमेज हो रही है।
कुछ सालों पहले ऐसा कहा जाता था कि अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो और आंखों देखी और कानों सुनाई बातों पर यकीन करो। लेकिन अब सिर्फ आंखें और कान खुले रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली मैक्सिमम पोस्ट फेक होती हैं। हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं वो फोटोशॉप और एडिट हो सकता है। किसी भी इमेज, वीडियो और ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर शेयर किया जाता है। होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है। इसलिए सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली फेक पोस्ट से बचने के लिए आंख और कान के साथ दिमाग खुला रखना जरूरी है, ताकि हम पता कर सके कि कौन सी पोस्ट फेक है और कौन सी जेन्युइन है। दिमाग को खुला रखना और थिंकिंग को नेचुरल वे में यूज करने की स्किल को ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया हमारा यूज कर रहा है। सोशल मीडिया यूज करते करते हम कब यूजर कैटेगरी से यूजर्ड कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और अगर एक सेंटेंस में डिफाइन किया जाए तो सोशल मीडिया इज नथिंग बट अ गेम ऑफ डाटा। सोशल मीडिया को इन्वेंट ही किया गया है पब्लिक को डाटा कलेक्ट करने के लिए। जितनी भी सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उन सबको एक्सेस करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोफाइल में आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी डिटेल शेयर करनी पड़ती है। देन आप सोशल मीडिया पर क्या एक्टिविटीज करते हो, किस टाइप की पोस्ट लाइक और शेयर करते हो, ये सब डाटा रिकॉर्डेड होता है। फिर सोशल मीडिया आपकी रिसेंट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और प्रोडक्ट सजेस्ट करता है। बस यहीं से सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। आप जिस कैटेगरी में इंटरेस्ट शो करते हैं, आपको बैक टू बैक उसी कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट शो होती रहती है और आप ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट सर्च करने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको वही प्रोडक्ट वहाँ भी डिस्प्ले होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी ऐप्स एंड साइट का आपका डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करती है और मोटा पैसा बनाती है। हाउ सोशल मीडिया इज डैमेजिंग आवर थिंकिंग स्किल। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया हमारी सोचने और समझने की स्किल को कैसे डैमेज कर रहा है। सबसे पहले आपको ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा कि प्रेजेंट टाइम में हर सेक्टर में कॉमर्शियलाइजेशन व्यापारी कारण हो चुका है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, रिलीजियस सेक्टर हो या मीडिया सेक्टर हो, पॉलिटिकल हो। आज के टाइम में हर व्यक्ति 3 चीज़ों के पीछे भाग रहा है: पैसा, पावर एंड पॉपुलैरिटी। और सोशल मीडिया के थ्रू ये तीनों चीज़ अचीव करना पॉसिबल है। बस इसके लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो है फॉलोअर्स। सो सेकेंडली, सोशल मीडिया इज अ गेम ऑफ फॉलोअर्स। जिस पर्सन को जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर, पावरफुल और पैसे वाला होगा, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो या इंस्टाग्रामर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई एक्टर हो या फिर पॉलिटिशियन हो। चलिए समझते हैं कि सोशल मीडिया हमारी थिंकिंग स्किल को कैसे डैमेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो आप उस पार्टी से रिलेटेड सोशल मीडिया पेज को लाइक करते हो। उसके बाद आपको उन पेजेस की सभी पोस्ट शो होती है। उन पोस्ट से उस पार्टी के उसके लीडर्स के हीरो के रूप में दिखाया जाता है कि हमारी पार्टी ने जनता और देश के लिए बड़े से बड़े काम किया है, जबकि अपोजिशन पार्टी और उनके लीडर्स को वैलियन के रूप में दिखाया जाता है कि वो करप्टेड है और उन्होंने जनता को और देश को लूटा है। सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी पर्सन का कैरेक्टर ग्लोरिफिकेशन करना मतलब उसकी छवि को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने प्रेजेंट करना, और किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना मतलब कि उसकी छवि को नेगेटिव वे में दुनिया के सामने प्रेजेंट करना का काम बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। जब आप कंटिन्यूअसली ऐसे पोस्ट देखते रहेंगे तो एक दिन आपका ब्रेन इन सब बातों को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद आपकी फेवरेट पार्टी और उसके नेता चाहे कितनी ही कमियां हो, जितनी भी गलतियां कर ले, आपको उसमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आएगा। और वो अपोजिशन पार्टी, उसके नेता चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, पर आपको वो गलत ही नज़र आएंगे, क्योंकि आपकी थिंकिंग स्किल डैमेज हो चुकी है। आपको वही दिखाया है वही सुनाई देता है जो आपको दिखाया और सुनाया जाता है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया का यूज करती है वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, और अपोजिशन पार्टीज को वोटर को गुमराह करने के लिए।
एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ धर्म के ठेकेदार अपनी दुकान चलाने के लिए करते हैं। वे अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और अन्य धर्म को दुष्ट प्रचार करते हैं, जिससे लोगों में एक दूसरे के धर्म के लिए नफरत पैदा होती है और उसी नफरत से धर्म के ठेकेदार अपना उल्लू सीधा करते हैं। इंडिया में धर्म के नाम पर कितने ही दंगे हो चुके हैं और उन दंगों में लाखों बेकसूर आम इंसान मारे जा चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी दंगे में आज तक कोई बड़ा नेता या धर्मगुरु नहीं मरा, क्योंकि वो सेफ रहते हैं। वो कभी भी दंगों में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो बस आम लोगों को उकसाते हैं और उनको आपस में लड़वाते हैं। पहले लोगों को उनके घर जाकर उनको पर्सनली मिलकर या किसी धार्मिक सभा में उकसाया जाता था और आज वही काम सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है। जब भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन या को टारगेट बनाया जाता है तो उस धर्म का दुष्प्रचार किया जाता है। उस धर्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के आधे अधूरे ढंग से या गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और हम भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई वो करेक्ट भी है या फेक है, क्योंकि वो किसी और धर्म के अगेंस्ट है, इसलिए हम भी आंख बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऐसे ही पोस्ट रिसीव होती होगी जिसमें बताया जाता होगा कि एक पार्टिकुलर धर्म में क्या कमियां और बुराइयां, और शायद आपको भी उन पोस्ट को देखकर ऐसा फील होता होगा कि ये धर्म कितना बुरा है, लेकिन हो सकता है जो आपने देखा या सुना हो या झूठ हो। लेकिन क्या कभी आपने उस धर्म के मानने वाले किसी पर्सन से या उस धर्म के किसी धर्मगुरु से कंसल्ट किया कि मेरे पास आपके धर्म के बारे में ऐसा कुछ मैसेज आया जिसमें ऐसा ऐसा बताया गया, क्या सच में आपके धर्म में ऐसा ही होता है? क्योंकि किसी भी धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में तो एक धर्म को जानने वाला ही और मानने वाला ही बेस्ट जानता है। अगर हम उनसे बात करें तो हो सकता है हमारी गलतफहमी दूर हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपको ये 7वें अध्याय से सीखने को मिली होगी कैसे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब थैंक यू।